नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका के बीच 24 घंटे में डील हो सकती है। वैसे अभी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पेच फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका बैकफुट पर दिख रहा है, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अब कोई भी डील ईरान की शर्तों पर ही होगी। इस बीच अमेरिका की तरफ से एक प्रस्ताव ईरान को भेजा गया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाने का भरोसा दिया है। वैसे ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने ऐसा कोई आश्वासन अमेरिका को नहीं दिया। डील तभी होगी जब अमेरिका ईरान की शर्तों को स्वीकार करेगा। ईरान के सख्त रुख का एहसास ट्रंप प्रशासन को भी हो रहा है और अमेरिकी मीडिया ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान जंग में अमेरिका बुरी तरह से नाकाम रहा है। ट्रंप के मंत्री को सबूत दिखाए हैं, बताया है कि अमेरिका से जंग जीता ईरान। ट्रंप अपने किसी भी टारगेट को हासिल करने में रहे नाकाम। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका और ईरान में बातचीत के बीच इजराइल ने तेज की जंग। लेबनान में किए हवाई हमले। इजरायली हमलों का हिजबुल्लाह ने दिया जवाब। जापान की मिसाइल ने दक्षिण चीन सागर में जहाज को बनाया निशाना। पहली बार दूसरे देश से जापान ने दागी मिसाइल, भड़का चीन। बांग्लादेश में सेना को वापस बैरक में भेजेगी तारिक रहमान की सरकार। सेना चीफ बोले सरकार की हर तरह से मदद करने को तैयार। और चलते चलते में देखेंगे पत्थर बन चुका दिमाग फिर हुआ जिंदा। वैज्ञानिकों के कारनामे ने दुनिया की उड़ा दी नींद। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारत की तारीफ। कहा दुनिया की महाशक्ति है भारत और पूरी जिंदगी रहेगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे से पहले दिया है ये बयान। ईरान ने भारत को बताया करीब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वघाई ने कहा भारत के साथ मजबूत हो रहे रिश्ते। ईरान भारत संबंधों के इतिहास पर जताया गर्व। डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगाने को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सऊदी अरब ने अपना बेस देने से कर दिया इनकार। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। और इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर भीषण सड़क हादसा। तेल टैंकर से टकराई बस, 16 लोगों की गई जान। अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और 24 घंटे में इस पर मोहर लग सकती है। सिर्फ पेच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर फंसा हुआ है। अमेरिका की तरफ से ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव दिया गया था। अमेरिका का दावा है कि उसके प्रस्ताव के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसके बदले में उसे अरबों डॉलर मिलेंगे। समझौते में ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलना होगा और अमेरिका भी अपने सैनिकों को धीरे धीरे हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर कर लेगा। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में पहले की तरह ही जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। उसकी तरफ से सिर्फ यही कहा गया है कि अमेरिकी प्रस्ताव विचाराधीन है। हालांकि अभी तक इस प्रस्ताव को किसी भी पक्ष की तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया है। वैसे एक्सियोस की रिपोर्ट में जरूर प्रस्ताव को लेकर कुछ दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से ईरान को जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर चर्चा के लिए ईरान को 30 दिन का समय दिया गया है। इसमें ईरान को 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। ईरान के जब्त किए गए फंड को रिलीज किया जाएगा। हॉर्मुज से अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर नाकाबंदी हटाएंगे। वार्ता जिनेवा और इस्लामाबाद में हो सकती है। दोनों देश सैन्य शिपिंग प्रतिबंध हटाएंगे। ईरान यूएन के कड़े निरीक्षणों को स्वीकार करेगा और परमाणु हथियार न बनाने का वादा करेगा। यानी ये वो फॉर्मूला है जिससे अमेरिका इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को ये धमकी भी दी गई है कि अगर उसने डील नहीं की तो जंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। वैसे अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अब ट्रंप ईरान पर हमले का कदम नहीं उठाएंगे। वो जंग से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ईरान को धमकी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं जिससे वो इसे अपनी जीत बता सके, जबकि अमेरिकी मीडिया ने ही रक्षा मंत्री के सामने अमेरिकी हार के सबूत रख दिए। रक्षा मंत्री हेक्सेट से अमेरिकी पत्रकार और न्यूज मैक्स के रिपोर्टर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। पत्रकार ने इसके लिए सबूत सामने रखते हुए कहा कि 28 फरवरी को ट्रंप ने पोस्ट किया कि हम जल्द ही ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। आम नागरिकों से इसके लिए तैयार रहने को कहा। 7 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान को सिर्फ बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करना होगा। 7 अप्रैल को ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया बिना किसी ठोस बातचीत के। 6 मई को मार्को रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने की घोषणा की, वो भी समझौता किए बिना। इसके बाद ट्रंप अपनी जीत का दावा कैसे कर सकते हैं? ये सीधे सीधे अमेरिका का ईरान के सामने सरेंडर है।
पत्रकार के सवाल पर हेग्सेथ ने कहा कि ट्रंप ने किसी भी बात पर हार नहीं मानी है। वैसे अमेरिका और ईरान के बीच डील हो पाएगी, इस पर भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि ईरान का जंग शुरू होने से पहले जो स्टैंड था वो अभी तक उसी पर बना हुआ है। वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की तरफ से पिछले प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। और इस बार भी अमेरिकी प्रस्ताव के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका अधिकतम दबाव की नीति अपना रहा है और ईरान से उम्मीद करता है कि वो उसकी एकतरफा मांगों के आगे झुक जाए, जो तेहरान के लिए असंभव है। वैसे अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ भी अब ये मान रहे हैं कि ट्रंप को डील अब ईरान की शर्तों पर करनी होगी, क्योंकि अमेरिका के शांति के दावे एक तरह से ईरान की जीत है। ईरान ने अपने भूगोल को परमाणु की तरह इस्तेमाल कर अमेरिका को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लेबनान पर इजरायली हमलों की। इजरायल की रणनीति से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रही हैं। एक तरफ ट्रंप पश्चिम एशिया में जंग खत्म करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल जंग को बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जैसे ही ईरान जंग खत्म करने का ऐलान किया गया, उसके कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जबकि ट्रंप की तरफ से इजरायल और लेबनान के बीच भी सीजफायर कराने का दावा किया गया है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से बातचीत की पहली शर्त ये रखी थी कि लेबनान पर हमले रोकने पड़ेंगे, लेकिन इजरायल ने लेबनान पर हमला कर सभी समझौतों को ताक पर रख दिया है। यह भी माना जा रहा है कि इजरायल ईरान को भड़काकर ट्रंप के युद्धबंदी की योजना को पटरी से उतारने की कोशिश में जुट गया है और इसलिए बेरूत में हवाई हमला किया गया है। लेबनानी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी हिस्से में स्थित घोबीरी इलाके को निशाना बनाया। हमले वाली जगह के करीब मौजूद लोगों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज पूरी राजधानी में सुनी गई और हमले वाली जगह से भारी धुएं का गुब्बार उठता देखा गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर हमले की पुष्टि की है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हवाई हमले में हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स का चीफ, उसका डेप्यूटी और उनके साथ मौजूद कई लड़ाके मारे गए। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल के दावों की पुष्टि नहीं की गई है। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि दक्षिणी लेबनान की तरफ से इजरायल पर रॉकेट और ड्रोन दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच इजरायल ने लेबनान के और बड़े हिस्से पर कब्जे की कोशिश भी शुरू कर दी है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच अगर जंग इसी तरह से चलती रहती है, तब ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता भी खटाई में पड़ सकती है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि लेबनान में इजरायली हमलों में 2 मार्च से अब तक 2700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 17 अप्रैल को इजरायली और लेबनानी प्रतिनिधियों के बीच वॉशिंगटन की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम के बाद मारे गए दर्जनों लोग भी शामिल हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जापान और चीन के बीच बढ़ते टकराव की। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची की नीतियों के चलते चीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ताकाइची जापान को एक बार फिर से सैन्य ताकत बनाने में जुटी हुई है, जिसके चलते चीन के साथ जापान का टकराव बढ़ता जा रहा है। जापान सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि सैन्य गठबंधन तैयार कर चीन को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। और अब जापान ने ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन हिल गया है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन के दौरान टाइप 88 एंटीशिप मिसाइल दागी और इस मिसाइल ने 6 मिनट के भीतर ही बीआरपी क्योजोन जहाज को निशाना बना लिया। यह हमला उत्तरी फिलीपींस के पावे तट से लगभग 75 किलोमीटर दूर हुआ। ये इलाका दक्षिण चीन सागर के सामने पड़ता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार मानता है और यहाँ उसका पहले से ही जापान और अमेरिका से टकराव चल रहा है। और अब जापान ने जिस तरह से फिलीपींस की समुद्री सीमा से मिसाइल दागी है, उससे चीन का गुस्सा भड़क उठा है। चीन की नाराजगी युद्ध अभ्यास में जापान के शामिल होने को लेकर भी दिख रही है। जापान पहली बार बालिकातन युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। ये बात तो आप जानते हैं कि जापान ने हाल ही में अपने सैन्य निर्यात पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाया है, जिसके बाद अब वो अपने हथियार और सैन्य उपकरण दूसरे देशों को दे सकता है। इसी कड़ी में फिलीपींस को अबुकुमा क्लास डिस्ट्रॉयर और TC-90 एयरक्राफ्ट देने पर भी बातचीत चल रही है। यानी ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि भविष्य के बड़े सैन्य गठजोड़ की झलक भी है, जिसे चीन नाराज दिखाई दे रहा है। खास तौर पर मिसाइल लॉन्च की चीन ने कड़ी निंदा की है। चीन ने सीधे तौर पर जापान पर नियो मिलिटेरिज्म यानी नए सैन्यवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरा पैदा हो रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने चेतावनी देते हुए कहा,
ये कदम जापान की दूसरे विश्व युद्ध के बाद की रक्षात्मक नीति से बड़ा बदलाव है। जापान की दक्षिणपंथी ताकतें तेजी से रीमिलिटराइजेशन यानी दोबारा सैन्य ताकत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। जापान अपनी पुरानी सैन्य नीतियों की तरफ लौट रहा है और ये एशिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे पहले चीन ने जापान पर परमाणु बम बनाने का भी आरोप लगाया था और कहा था कि जापान तेजी से परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो दुनिया में विनाश आ सकता है। साफ है, जापान की बढ़ती सैन्य ताकत पूर्वी एशिया में नए टकराव को जन्म देती दिखाई दे रही है। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद से तारिक रहमान लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही हैं और अब उन्होंने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर बांग्लादेश की राजनीति में चर्चा गर्म है। तारिक रहमान ने बड़ा फैसला करते हुए बांग्लादेशी सेना की ताकत को और बढ़ा दिया है और उसे पुलिस की तरह काम करने और कानून व्यवस्था संभालने की भी छूट दे दी है। बता दें कि हाल ही में ढाका के उस्मानी मेमोरियल ऑडिटोरियम में सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान की अध्यक्षता में डिप्टी कमिश्नरों का 4 दिवसीय सम्मेलन हुआ। इस दौरान जनरल वकारुज्जमान ने सभी अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि बांग्लादेशी सेना एक स्ट्राइकिंग फोर्स के तौर पर नागरिक प्रशासन की मदद करती रहेगी। जब भी डिप्टी कमिश्नरों को सेना से मदद की जरूरत होगी वो तुरंत दी जाएगी। संबंधित सेना टुकड़ी को सूचित करें और वो तुरंत जवाब देंगे। चाहे आपदाएं हो, दुर्घटनाएं हो या कोई अन्य हालात हो, वो आपकी मदद के लिए तैयार हैं। जनरल ने आगे कहा कि इस कदम से सेना पर जनता का भरोसा और बढ़ा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की सेना भी अब पाकिस्तान की तरह सरकार को अपने अधीन लेने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। नई सरकार के गठन के बाद से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने मैदानी इलाकों में तैनात सेना के जवानों को वापस बैरकों में भेजने का फैसला किया है। बता दें कि हाल ही में गृह मंत्री की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था संबंधी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें पूरे देश के हालात की समीक्षा की गई और ये फैसला किया गया। इस फैसले के तहत 6 जून से सेना की वापसी धीरे धीरे शुरू होगी। सबसे पहले दूर दराज के जिलों से सैनिकों को हटाया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से डिविजनल शहरों और बड़े जिलों से सेना हटेगी। सरकार का लक्ष्य जून महीने के अंदर मैदान में तैनात सभी सेना के जवानों को वापस बुलाने का है। आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए थे। देश में हिंसा हो रही थी, जिस पर काबू पाने के लिए सेना को तैनात किया गया था। लेकिन अब देश में हालात सामान्य हो गए हैं, इसलिए प्रशासन ने जिम्मेदारी को वापस पुलिस को सौंपने का मन बना लिया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे 1 सदी बाद नींद के खुलने की। सोचिए, किसी इंसान को बर्फ की सिल्लियों के बीच गहरी नींद में सुला दिया जाए और 100 साल बाद वो सही सलामत जागे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जाहिर है कि सब हैरान रह जाएंगे। सुनने में ये किसी कहानी की तरह लगता है, लेकिन जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया है जिसने इस कहानी को हकीकत में तब्दील करने के बहुत करीब ला खड़ा किया है। दरअसल जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने चूहे के दिमाग के कुछ हिस्सों यानी टिश्यू को लिया और उन्हें -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रख दिया। ये तापमान इतना ठंडा होता है कि कोई भी चीज पत्थर जैसी सख्त हो जाए। आमतौर पर जब हम किसी जीवित चीज को इतना ठंडा करते हैं तो कोशिकाएं बर्फ की क्रिस्टल बनने की वजह से फट जाती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यहाँ एक खास केमिकल का इस्तेमाल किया जिसने दिमाग को जमने तो दिया पर उसे टूटने नहीं दिया। इसे विट्रिफिकेशन तकनीक कहते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तब हुई जब इस जमे हुए दिमाग के हिस्से को धीरे धीरे वापस गर्म किया गया। वैज्ञानिकों ने देखा कि दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स ने फिर से संकेत भेजना शुरू कर दिया। दिमाग का वो हिस्सा जो याददाश्त संभालता है वो भी बिल्कुल पहले की तरह काम करने लगा। ऐसा लगा मानो दिमाग की वो कोशिकाएं सिर्फ एक सामान्य सी नींद लेकर जागी हों। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अब इंसानों को भी सालों तक जमा कर फिर से जिंदा किया जा सकेगा। तो इसका जवाब यह है कि हमें फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि अभी यह प्रयोग सिर्फ दिमाग के छोटे टुकड़ों पर हुआ है, पूरे इंसान या पूरे इंसानी दिमाग पर नहीं। एक जीवित शरीर को जमाना और फिर जिंदा करना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल यह है कि इस खोज का फायदा क्या है। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अंगदान के बाद भविष्य में दिल, किडनी या लीवर जैसे अंगों को सालों तक सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे लाखों जानें बचेंगी। वही बीमारियों का इलाज, वैज्ञानिक पुराने ब्रेन टिश्यू को जमाकर उन पर रिसर्च कर सकेंगे और अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारियों का तोड़ निकाल पाएंगे। भले ही हम आज अमर ना हुए हों, लेकिन विज्ञान ने इस साबित कर दिया है कि मौत और जिंदगी के बीच की जो लकीर है उसे धुंधला किया जा सकता है। क्या पता कल को आप भी सोएं और आपकी नींद खुले अगली सदी में। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।